राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अहम खबर का। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मुश्किल दौर में भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चालू रखने पर सवाल उठाए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 13 एकड़ जमीन पर तिकोने आकार का नया संसद भवन तैयार होना है। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अगले साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति भवन बनाए जाएंगे। मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी गंभीर है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद इस प्रोजेक्ट का काम नहीं रोका गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 2024 रखी गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कुल 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्यों की निगरानी का जिम्मा लोकसभा सचिवालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सदस्यों और CPWD, NDMC और आर्किटेक्ट व डिजाइनर्स पर है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर आज राहुल गांधी ने तीखा कटाक्ष किया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि देश को प्रधानमंत्री आवास नहीं सांसें चाहिए। उनके इस कटाक्ष के बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि उनके इस कटाक्ष पर खुद कांग्रेस के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हर रोज 4 लाख केसेज और 4000 मौतें हो रही हैं। भारत सरकार लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम देश को ये तो बताया जाए कि भारत सरकार इस मुसीबत से देश को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। न लॉकडाउन लगाने को तैयार है, न देश को ये बताने के लिए तैयार है कि क्या कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री को एक बार राष्ट्र से बात करनी चाहिए और देश के लोगों को सही स्थिति से अवगत कराना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त निर्देश भारत सरकार को देने चाहिए कि इस इमरजेंसी के अंदर जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं, लॉकडाउन लगाया जाए। प्रधानमंत्री अपने आवास बनाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री के पास दूरदर्शिता नहीं थी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो निर्दयी भी हैं, ये पहली बार पता चला है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास दूरदर्शिता नहीं थी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इतने निर्दयी हैं, ये अब पहली बार पता लगा है। तो ये तीखा कटाक्ष किया गया है सेंट्रल विस्टा योजना को लेकर। लगातार इस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये कटाक्ष किया गया। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन सिंह अहिरवार जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। राहुल गांधी का कटाक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि देश को प्रधानमंत्री आवास नहीं सांस चाहिए। जी देखिए, राहुल गांधी जी की पर वैसे तो हिंदुस्तान के लोगों को जवाब भी नहीं देना चाहिए। राहुल जी रोज कुछ न कुछ लिखते हैं, वो खुद बहुत भारी कंफ्यूज आदमी है। मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ, सिलसिलेवार आपने पूछा है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, देन किसकी है? कांग्रेस की। कितने में बन रहा था?
आज अगर वहां पर काम चल रहा है, उसके अंदर काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो कम से कम इस देश की महामारी में कम से कम हजारों मजदूरों को वहां रोजगार मिला हुआ है। सारी प्रोटोकॉल को पालन करके वहां पर काम किया जा रहा है। दूसरा आता हूं मैं इनके ट्वीट की बात। 4 मई को ट्वीट करते हैं कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए। उसके बाद 5 ही मई को इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और दूसरा उनका एक बयान आता है कि मैं संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं। ये कौन सा एक रातों रात उनके अंदर कौन सी भावना जाग जाती है, क्या जाग जाती है। उसके पहले मैं कुछ दिन पहले 15 दिन पहले का एक डेट मुझे नहीं याद आ रहा है, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुगलकी लॉकडाउन का फरमान जारी किया था। मैं बताना चाहूंगा राहुल जी को आपके माध्यम से कि उस लॉकडाउन में पूरे विश्व ने उनकी प्रशंसा की थी और पूरे विश्व ने सराहा था कि भारत ने समय रहते काम कर लिया। अब आते हैं इस साल की चीजों पर। देखिए ये बहुत छोटी चीज नहीं है पल्लवी जी, इसको बड़े गंभीरता से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, आपको ये मैसेज जाना चाहिए। एक साजिश हो रही है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। तो साजिश के मोहरे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग। कांग्रेस उसमें सब सर्वोपरि हिस्सा ले रही है। राहुल जी एक चिट्ठी लिखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसमें उन्होंने बयान दिया है कि भारत कोरोना पूरे विश्व में फैला रहा है। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसमें उन्होंने चिट्ठी में कि कोरोना फैला रहा है। अब आप आइए, जब चीन से ये कोरोना आया पल्लवी जी, तो चीन में पूरे विश्व की मीडिया ने, विश्व के लोगों ने कहना शुरू किया कि ये वुहान वायरस है। चीन ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी इस पर, लेकिन वही उसके बाद आज भी चीन नहीं मानने को तैयार है कि वुहान वायरस था वो। लेकिन आज वही काम माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा हो रहा है। अगर किसी दिन विश्व में कहीं भी कोई भी अखबार, कोई भी विरोधी दल, कोई भी प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा दल अगर ये कोट करने में 2 मिनट नहीं लगाएगा कि राहुल जी वहां कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि भारत जो है कोरोना फैला रहा है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इनके अधीर रंजन चौधरी, जिनको मीसा के दौरान नक्सली कहते हुए इंदिरा जी ने जेल में डाला था, उन्होंने सदन में कहा 370 जब हटा था तो ये मामला यूएन में उठाना चाहिए। पल्लवी जी, हिंदुस्तान का मामला है, अंदरूनी मामला है। अगर ऑक्सीजन कम है, बेड कम है, दवाई कम है, विपक्ष के नाते इनको सवाल उठाने का हक है और समय समय पर उठाना चाहिए। जैसे आप लोग आगाह करते हैं, विपक्ष को भी करना चाहिए और सरकार होते हुए हमको मानने का पूरा अधिकार है। लेकिन घर की लड़ाई है, घर में लड़ना चाहिए, विश्व के पटल पर नहीं करना चाहिए। आज उसकी परिणति क्या हुई है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को। द लेफेंट एक जो है पत्रिका है, अखबार निकलता है, उसमें भारत के खिलाफ क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। उसमें ये लिखा गया है कि कोरोना आएगा, 10 लाख लोग अगस्त में मरेंगे, मोदी अपनी प्राथमिकताओं के ऊपर जी रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं। ये बताइए, कांग्रेस के लोग बाहर की भाषा बोल रहे हैं या ये इनकी भाषा बाहर के लोग बोल रहे हैं? देश का देखिए, हिंदुस्तान में राहुल जी सर्वोपरि हैं, हमारे लिए भी नेता है कांग्रेस के, वो अध्यक्ष थे। लेकिन अगर देश हित में काम नहीं करेंगे तो उनका सम्मान न मैं करूंगा न देश का कोई व्यक्ति करेगा। और इस आपदा काल में जहां कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात होनी चाहिए पल्लवी जी, वहां पर विदेशों को हमारे ऊपर उंगली उठाने का दे दिया इन्होंने रास्ता और आज उसकी हम परिणति झेल रहे हैं। जी पल्लवी। मिथुन जी, सब एक रिएक्शन ले लेते हैं। मिथुन सिंह जी, आवाज मिल रही है सर मेरी आपको? बताइए सर, अगर सेंट्रल विस्टा परियोजना पर काम लगातार चल रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी है या फिर अन्य सुविधाओं की कमी है तो वो भी साथ के साथ पूरा की जा रही है। क्या ऐसा हो रहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर उस पर अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ सेंट्रल विस्टा पर ही ध्यान है? देखिए, बात प्राथमिकताओं की है। हमारे साथी जो बोल रहे थे कि जिस समय पूरी दुनिया मोदी जी की आलोचना कर रही है,
उस समय कांग्रेस को उनका यशगान करना चाहिए, जनता को उनकी जय जयकार करना चाहिए। ऐसा होता यदि परिस्थितियां सामान्य होती, मोदी जी ने जो अच्छे दिनों का वादा यदि किया था तो वो उसको पूरा कर देते तो पूरी दुनिया और पूरा देश उनकी जय जयकार कर रहा होता। बात दरअसल ये है कि कांग्रेस जहां बिजली, रोजगार, पानी और सुरक्षा और नए नए कानून जनता को देती रही, कई सारे पैंडेमिक्स को हमने फाइट किया, भारतीय जनता पार्टी ने आज केवल जिंदा रहने को विकास बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथी ये नहीं बताना चाहते कि जिस समय कोरोना की फर्स्ट वेव थी उस समय नमस्ते ट्रंप पर इनने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए और 10,000 लोगों को भारत में उन्होंने एंटर करवाया विदेश से बिना कोरोना टेस्टिंग के। तो उसके बाद यदि कोरोना फैलता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल जी ने ये बात कही कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें से जो हमारा संसद भवन नया बनने वाला उसकी 971 करोड़ रुपए की एलोकेशन है और पूरा का पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये 20,000 करोड़ रुपए की इसकी एलोकेशन है। तो ये 20,000 करोड़ रुपए ये यदि जनता के लिए इस्तेमाल होते, मतलब जो भारत की जो जनता है 135 करोड़ की, इसको 150 रुपए प्रति वैक्सीन के हिसाब से यदि आप दें तो राशि होती है 20,000 करोड़ रुपए। वो राशि तो आप दे नहीं रहे हैं, वैक्सीन दे पा नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता है कि अपने लिए आलीशान एक महल बनाया जाए, ताजमहल नुमा, और 2022 से पहले उसको तैयार कर दिया जाए, इसलिए उसको एसेंशियल सर्विसेज की श्रेणी में डाल दिया गया है। हर साथी ने एक बहुत अच्छा तर्क दिया कि क्योंकि हजारों मजदूरों को उससे रोजगार मिल रहा है इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर यही तर्क है तो मनरेगा क्यों बंद कर दिया गया है? करोड़ों मजदूरों को आपने बेरोजगार कर दिया और हजारों मजदूरों का तर्क दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने तर्कों को बढ़ाइए आदरणीय साथी। आपको चाहिए कि पूरे देश के अरबों लोगों में से जो करोड़ों मजदूर है जिनको कि मनरेगा के जरिए नौकरी मिलती थी, मनरेगा के जरिए पैसा मिलता था, उसको थोड़ा सा चालू कर दिए। लॉकडाउन को लेकर के आपने बात कही, क्या मोदी जी ने नहीं कहा कि लॉकडाउन अब एक आखिरी विकल्प रह गया? मतलब जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी तब लॉकडाउन सबसे पहला विकल्प था। 21 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे, ताली बजाइए, थाली बजाइए, दुनिया भर की नौटंकी करिए। और अब जब कोरोना अब सबसे अपनी पीक पर है, सबसे अपने उच्चतम शिखर पर है, उस समय आप लॉकडाउन को कंसिडर नहीं करना चाहिए। चीज है यहाँ पर मिथुन सिंह जी, पहली बात तो ये कि जब शुरुआती दिनों में लॉकडाउन लगाया गया था वो इसलिए लगाया गया था इस सोच के साथ कि अभी केसेस और ज्यादा ना बढ़ जाएं तो शुरुआती दौर में इसे रोक दिया जाए। और ये ताली थाली का आप जितना गुणगान गाते हैं ना, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, जब भी कोई प्रवक्ता कांग्रेस का आता है कि ताली और थाली इसलिए नहीं बजवाई गई थी कि कोरोना चला जाएगा, वो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के रूप में ताली थाली बजवाई गई थी। तो मुझे नहीं लगता अगर किसी को सम्मान देने में तो कोई ताली बजा रहा है या थाली बजा रहा है, अब वो अलग बात है, हो सकता है कांग्रेस को ना अच्छा लग रहा हो कि किसी को सम्मान दिया जाए, तो वो शायद अलग बात होगी। और तीसरी बात सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरुआत किसने की थी सर? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की उपज थी क्या? अब आप सुन लीजिए। और एक मिनट, एक बात और लॉकडाउन की जो अभी आप बात कर रहे हैं, एक राज्य मुझे ऐसा बता दीजिए जहां पर आज लॉकडाउन ना लगा हो। अब जब सभी राज्यों के पाले में गेंद है, सब राज्यों ने अपने हिसाब से लॉकडाउन और कोविड कर्फ्यू, फलाना कर्फ्यू, ढिकाना कर्फ्यू के नाम से लगा रखी हैं पाबंदियां, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब केंद्र को भी एक यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि पूरे देश में हमने लॉकडाउन लगा दिया, जबकि हम भी जान रहे हैं कि हर राज्य में लॉकडाउन है? यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। आपके पहले प्रश्न से शुरू करता हूं। ताली और थाली को लेकर के, कोरोना वॉरियर्स को लेकर के आपने बात कही। मध्य प्रदेश में शामिल थे सर, उसमें पत्रकार भी शामिल थे, हमारे लिए भी ये ताली और थाली बजवाई गई थी। नहीं, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह प्रचारित किया कि इस थाली और ताली से बहुत सारे वाइब्रेशन जनरेट होंगे और कोरोना इससे खत्म हो जाएगा। 21 दिन का हमारा युद्ध था, ये कहा गया था कि जो महाभारत का युद्ध था वो भी 21 दिन में खत्म हो जाएगा। ये भी कांग्रेस ने की फैलाई हुई बात तो नहीं है, ये तो सच बात है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में मध्य प्रदेश में पत्रकारों को अभी अनुमति मिली है कि उनको कोरोना वॉरियर माना जाएगा। जब ताली थाली बज रही थी तब पत्रकार कोरोना वॉरियर नहीं थे। मध्य प्रदेश में 5,000 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स को इन्होंने निकाला है। कोरोना वॉरियर का मतलब मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, कोरोना वॉरियर को मान्यता देना यानी उसके परिवार से किसी की मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। कितने पत्रकारों को दे दिया होगा आप जरूर बताइएगा। सेंट्रल विस्टा पे आपने प्रश्न पूछा, सेंट्रल विस्टा किसने शुरू किया और कब शुरू किया? क्या तब कोरोना था?
हमारी यही मांग है कि आज जब देश को पैसे की जरूरत है, पहले तो आपने 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो विदेश भेज दिया अपनी जय जयकार कराने के लिए, आपने 6.5 करोड़ जो वैक्सीन है वो विदेश भेज दिया अपनी जय जयकार कराने के लिए। आज जब देश को पैसे की जरूरत है, जब आपके 20 लाख करोड़ रुपए में से 20 रुपया भेला किसी को नहीं मिला है, उस समय भी आप 20,000 करोड़ रुपए उस चीज पर खर्च कर रहे हैं जो केवल आपकी शान और आलिशान को बताती है। पहले भी आपने 8,000 करोड़ का प्लेन लिया था, उसका तो हमने बहुत ज्यादा ऐसा विरोध नहीं किया। समय गलत है। 20,000 करोड़ रुपया ये समय जो है, ये लॉकडाउन के समय आप पीड़ित परिवार को दीजिए। दूसरी बात, तीसरी, आपने लॉकडाउन को लेकर के बात कही थी, हमने साफ कहा जो कर रहे हो स्पष्ट होकर के बोलोगे कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प और सारी प्रदेश की सरकारों ने लॉकडाउन लगा के रखा, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। कोरोना कर्फ्यू कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, हमारी मांग केवल ये है कि जिस तरीके से हमारे राज्य सरकार ने तमिलनाडु में 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने का काम किया, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय योजना का लाभ देने का काम किया, जिस तरीके से नगद पैसा जनता को यदि पहुंचाया जाएगा तो लॉकडाउन के समय उसके दूध और सब्जी की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में हालात ये है कि सब्जी खरीदना साहब अपराध हो गया, दूध खरीदने तो पुलिस डंडा मारती है। उत्तर प्रदेश की इनकी सरकार है, ऑक्सीजन की कमी हो उस पर कोई टिप्पणी कर दे तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। इनके जो नेता हैं बलिया के, वो कह रहे हैं कि गौमूत्र पी लो, उससे आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसी बातों को लेकर के यदि हम विपक्ष के लोग सवाल ना उठाएं तो क्या मोदी सरकार का गुणगान करेंगे हम लोग? हमारी स्पष्ट मांग है, लॉकडाउन करिए चाहे कोरोना कर्फ्यू करिए, ये बताइए कि जनता को आपने कितना पैसा दिया और कितना पैसा देने की योजना है। साजिश की हमारे साथी ने बात कही कि पूरा विश्व में मिलकर के मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहा है। मतलब कल तक मोदी जी का डंका बज रहा था विदेश में, आज उनसे व्यवस्थाएं नहीं संभल रही तो पूरा विश्व मिलकर के उनकी बुराई कर रहा है। लैंसेट नाम का मेडिकल जर्नल जिसमें कोरोना को लेकर के सारे जो उसके लेटेस्ट रिपोर्ट छपते हैं, उसके आधार पर दुनिया भर के डॉक्टर्स उसके रिजल्ट्स को मान रहे हैं। हमारे जो वैक्सीन का डेटा है सबसे पहले लैंसेट के मेडिकल जर्नल में पब्लिश होता है। वही लैंसेट जब आज अपने एडिटोरियल में लिख देता है कि मोदी जी की प्राथमिकता चुनाव थी, मोदी जी की प्राथमिकता आईपीएल थी, मोदी जी की प्राथमिकता कुंभ थी, उसकी तरफ से अगर बुराई की जाती है तो भाजपा को बड़ा बुरा लग जाता है। सच सुनने की आपकी आदत नहीं है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे समय जब आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ताकि आपके देश के लोगों की जानें बच जाएं, उस समय तो सच को आपको स्वीकार करना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप लागू करके रखी है, जो लोग ऑक्सीजन की कमी होने पर, याचना करने पर रासुका लगा देने की धमकी देते हैं, उन लोगों को चाहिए यदि नहीं समझ रहा है तो इस्तीफा दे दें। कल ही हमने देखा इनके बिहार के सांसद अपने दर्जनों इनकी एम्बुलेंसेस दबाए हुए थे। ये तो कहा जा रहा था कि साहब ड्राइवर नहीं है, और वो रेत की अवैध खनन के लिए जब एम्बुलेंसेस पहुंचती है तब इनको ड्राइवर मिल जाता है। तो इस तरीके का आपदा में अवसर बना के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, बताइए ना पीएम केयर्स के फंड में कितना पैसा जनता ने दिया, कितना आपने जनता के लिए खर्च किया। हमीदिया अस्पताल जो भोपाल का है उसमें जो पीएम केयर्स फंड से वेंटिलेटर्स लगाए, डॉक्टर ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया, कहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े वेंटिलेटर्स हैं, इनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि ऐसे कुकृत्य आप लोगों ने किए हैं, जिस समय देश की जनता हॉस्पिटल से लेकर के शमशान में लाइन लगाई हुई है, उस समय विपक्ष का जनता की समर्थन में आवाज उठाना यदि आपको बुरा लगता है तो लगना चाहिए। राहुल जी यदि कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची मत करिए, इसका वैक्सीन खरीदिए या गरीबों की जेब में डालिए, तो कुछ दिन आप नहीं रुक सकते जब तक कोरोना खत्म हो जाए। कोरोना काल खत्म होने के बाद आप सेंट्रल स्टोर तैयार कर लीजिएगा। ये जो गलत टाइमिंग है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है और उठाती रहेगी। एक बात और कही जा रही थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी द्वारा कि हम लोग जनता में भ्रम फैला रहे हैं, हम लोग पूरे देश के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ रह करके। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं उस मीडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाइए। ये वो मीडिया है जिसने कई बार आपके कार्यों की सराहना भी की है। जब आज आप फेल हो रहे हैं तो उस समय यदि यही मीडिया आपको आईना दिखाना चाहता है तो मीडिया के खिलाफ आप राउलेट एक्ट क्यों लगाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थोड़े से सहिष्णु हुई। यदि जनता, मीडिया, विपक्ष सब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो मानिए कुछ तो ऐसा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। राहुल जी पर टिप्पणी करने से अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं मिथुन जी। बताइए अश्विनी शाही जी, क्या वाकई में आपकी सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है कि कोई आपकी सराहना करने को तैयार नहीं? खासकर कोरोना की दूसरी लहर में जितने भी बद इंतजामी देखने को मिल रही है उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। पल्लवी जी, मैं अपने कांग्रेस के साथी को ये बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से कांग्रेस के साथी अगर इस चीज को सुन लें और दो चार चीजें सुधार लें अपनी,
इन्होंने बड़े पॉइंटेड सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की सरकार ने बड़े पैंडेमिक झेले, कोरोना की तरह इस सदी का कोई भयानक पैंडेमिक नहीं आया, इसको मानना पड़ेगा। एक टीबी जैसा पैंडेमिक उसको कहिए, टीबी जिसमें पल्लवी जी मैं बताना चाहूंगा 2013 में 5.5 लाख लोग मरे थे हिंदुस्तान में। हर जगह ये भरा हुआ है, कोई भी पल्लवी जी आप भी सर्च करके देख सकती हैं कि हिंदुस्तान में कितनी मौत 2013 में हुई थी सिर्फ टीबी से। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। चलिए खैर, वो हमारे ही लोग थे, उनके प्रति भी संवेदना हमारी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं है इनके पास, वैक्सीन नहीं दे पाए। मानता हूं, चलिए आज पूरा देश हमारा 135 करोड़ लोगों का है, पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से 60 करोड़ से ऊपर वैक्सीन नहीं लगी है। हिंदुस्तान में 17 करोड़ वैक्सीन लगा दी है। अगर पूरे देश से विश्व से तुलना की जाए तो हम कहीं पीछे नहीं है किसी से, लेकिन चूंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है उस लिहाज से वैक्सीन कम है। वैक्सीन 6.5 करोड़ ये लोग छाती पीट रहे हैं, जैसा ये भ्रम फैला रहे हैं ताली और ताली पर, वैसे ही वो 6.5 करोड़ के ऊपर जो 1 महीने का प्रोडक्शन था वो गया था। तो जब देश चलाना होता है तो चाहे इनकी सरकार हो या हमारी सरकार हो या आने वाली और किसी की सरकार हो, सबको विश्व में कई देशों से संबंध बना के रखने पड़ते हैं। और आज उसी का वो है कि पिछली बार हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजा था, पैरासीटामॉल भेजा था, आज हमने वैक्सीन भेजा। आज सारा विश्व कह रहा है कि हिंदुस्तान ने हमारे समय में हमारी मदद की और आज हम हिंदुस्तान की मदद के लिए खड़े रहेंगे। हर देश हमारी मदद के लिए खड़ा है। तीसरे पॉइंट पर आता हूं, महल बनवा रहे हैं। अभी हमारे भाई मिथुन जी ने कहा महल जिंदगी भर कांग्रेस ने न लिखा। 56 साल तक के सत्ता के बाद कांग्रेस हटी, भारतीय जनता पार्टी भी जीवन भर के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता जिसको चुनेगी वो जाकर बैठेगा। हमारे लिए वो नहीं है। हम लोगों ने न वो नरेंद्र मोदी जी का है और न किसी का है। कल जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो उस जगह बैठेगा। आज परिसीमन के हिसाब से सीटें काफी बढ़ रही हैं, इसलिए उसमें बहुत 900 सीटों की लगभग आवश्यकता पड़ेगी उसमें, इसलिए उसको और बड़ा बनाया जा रहा है। इन लोगों को कष्ट किस बात का है? कष्ट इस बात का है कि मोदी जी अपने कार्यकाल में बनवाकर फीता काट लेंगे और नेहरू परिवार का जो कम से कम 1 से 1.5 हजार चीजों पर नाम है पूरे देश में, इंदिरा गांधी ये, इंदिरा गांधी वो, राजीव गांधी वो, राजीव गांधी ये, वो नहीं हो पाएगा। वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का पत्थर लग जाएगा। ये कष्ट है इनको। ये तीसरी बात, अब वैक्सीन पर एक बात और करूंगा। इन्हीं के नेता शशि थरूर पल्लवी जी, उन्होंने कहा था कि ये वैक्सीन हम लोग नहीं लगवाएंगे, ये वैक्सीन ठीक नहीं है। इन्हीं के नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था ये वैक्सीन ठीक नहीं है। आज अगर जिस हिसाब से ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं विश्व मीडिया के दूसरे जो हमारे विरोधी मीडिया उनके हाथ में जाकर और चाइना के कर्जे उतारने के चक्कर में जो चिट्ठी लिख रहे हैं, हिंदुस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल जी का अगर कोई जनाधार होता, मैं कह रहा हूँ 5 लाख लोग हो, 2 लाख लोग हो, वैसे तो अभी 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव हुए, इनको हर जगह से हटा दिया गया। बंगाल से खत्म, पुडुचेरी में अभी 1 महीने पहले सरकार थी खत्म, वहां भी आया, स्टालिन जी की वजह से आया, ये लोग नहीं आए। खैर उसकी बात नहीं है, लेकिन अपने लोगों को ये बोल सकते थे कि भाई मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं, वैक्सीन ही आखिरी बचाव है, आप लोग भी लगवाइए। इन्होंने कहीं कहीं कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। ऐसे ऐसे नेता तो बयान देते हैं हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के पैंडेमिक में साथ खड़े हैं, कहीं नहीं खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश में उसकी ऑक्सीजन का एक जानकारी कर लीजिए मिथुन जी, मैं आपके लिए कह रहा हूं और आपके नेता के लिए कह रहा हूं। हिंदुस्तान में नॉर्मल समय पर 700 मीट्रिक टन की आवश्यकता पड़ती थी मेडिकल ऑक्सीजन की। पिछली बार जब आया पैंडेमिक, पिछले साल में जब आया तो हम लोग 2800 टन मीट्रिक टन तक पहुंचे थे और हमने कहीं भी, पल्लवी जी आपने ऑक्सीजन की मारामारी नहीं देखी थी। लेकिन इस बार 8000 मीट्रिक टन से ऊपर की डिमांड आई है। वो ऑक्सीजन है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो है क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे, इस वजह से हर जगह नहीं पहुंच पाया। आज के डेट में मैं बताना चाहता हूं कि हर जगह लगभग ऑक्सीजन पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की मैं एक उदाहरण उसी में जोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश में अब अस्पताल एक्सपोज हो गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में अगर खपत है 100 मीट्रिक टन की, तो वहां पर लिया जा रहा है 150 पौने 200 मीट्रिक टन। इसकी
जांच हुई और कई अस्पताल पकड़े गए हैं लखनऊ में जो कि अपने से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे थे। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब हिंदुस्तान कहेगा मेरे घर का आदमी मर गया। जो मरेगा जिसके घर का आदमी वो छटपटाएगा, चिल्लाएगा, चाहे मेरे घर का हो चाहे आपके घर का हो। लेकिन मैं ये बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि आप अपनी चीजों को सुधार लीजिए। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाओं की अब कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी पहुंचाने की दिक्कत थी, अब हम जो है बहुत सी चीजों पर 99% हम लोग कर ले आए हैं। अब कहीं पर बहुत ज्यादा बवाल नहीं मच रहा है। अब जो लोग चोरी कर रहे हैं वो लोग भी उसमें बहुत अग्रणी रूप में आगे आए हैं। पल्लवी, ठीक है, बताइए मिथुन सिंह जी। ऑक्सीजन की कमी से शुरुआत करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है उत्तर प्रदेश की सरकार से। तो उनके लिए बता दूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आज कोई कमी नहीं है, कमी तो बराबर बनी हुई है साहब, लेकिन आपने रासुका लगाने की धमकी दी है, इसलिए आज व्यक्ति चुपचाप वहां बैठा हुआ है। आपने कहा मैं अपने आंकड़े सुधार दूं, मैं थोड़े से आपको तथ्यात्मक आंकड़े देता हूं। आपने कहा हमने जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा हमने वैक्सीन कर दिए। 135 करोड़ के देश में 16 लाख। मिथुन जी बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है सर, फौरन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करना श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एक। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी के उस ट्वीट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश को प्रधानमंत्री आवास नहीं सांसें चाहिए। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप आंकड़े साझा कर रहे थे, आप बताइए। जी बिल्कुल, मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी काफी विद्वान हैं और उन्होंने मुझे सलाह दी कि कुछ आंकड़े दुरुस्त कर लो। थोड़े से आंकड़े आप भी दुरुस्त कर लीजिए सर। इस पूरी दुनिया में केवल एक कोरोना ही पैंडेमिक नहीं रहा है, इसके पहले भी कई पैंडेमिक रहे हैं जिनको हमने कॉम्बैट किया। कोलेरा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, येलो फीवर, ऐसे कितने ही पैंडेमिक्स है जिनमें से कई की मारक क्षमता 70% थी। उस समय उतनी मौतें नहीं हुई जितनी आज कोविड से हो रही है, जिसकी मारक क्षमता 1% बताई जाती है। ये बताया जाता है कि 90% लोग तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, 1% केवल मौतें हो रही हैं। आपने कहा वैक्सीन हमने बड़े अनुपात में कर दिया। अनुपात ये है सर कि जिस देश में हम लोग रहते हैं 16 करोड़ वैक्सीन आपने अभी तक लगाए, जिसमें से केवल 3 करोड़ ऐसे वैक्सीन हैं जिसके दोनों डोज लोगों तक लगे हैं। आपने जो केवल 10% लोगों को दोनों डोज भी आप नहीं दे पाए हैं। दोनों डोज केवल आपने 2-3% लोगों को दिया है। दूसरी बात आपने कही, और वहीं हमारे कंपटीशन में देखे तो इजराइल जैसी कंट्रीज है जहां 85% हुआ है। आपने कहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर के अमेरिका हमारे सामने। सच्चाई ये है, जनता को जानकारी होनी चाहिए कि जिस समय ये अफवाह फैलाई गई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक किसी दवा से कोरोना में जो है मदद मिलती है लड़ने में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप जी फोन करते हैं और हमने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर लगा हुआ बैन था वो हटा दिया और अमेरिका को दे दिया। मतलब जब देश में जरूरत होती है तो हम अमेरिका को पहुंचा देते हैं और वहां जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार बोलते हैं ये हमारी नीति है। हमें भी जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट होती है ना, वैसे ही इंडियन फर्स्ट की नीति अब
वापस ले आइए। राष्ट्रवाद के नाम पर खूब चलाया जनता को आपने। तीसरी आपने बात कही महल है साहब, परिसीमन के हिसाब से हम जगह बढ़ा रहे हैं, तो परिसीमन अभी नहीं हुआ है, परिसीमन होगा 2026 में। अगला जो परिसीमन है 2026 में होगा, उस हिसाब से कितनी सीटें होंगी, कितनी ज्यादा होंगी, संविधान में तो ये लिखा हुआ है ना कि 800 से ज्यादा आप लोग नहीं रख सकते। तो उसके बाद आपने कौन सा परिसीमन का डेटा देख लिया जिसके हिसाब से आप लोग महल को जस्टिफाई कर रहे हैं? गांधी परिवार के नाम पर कई सारे अस्पताल बने, नेहरू नाम परिवार पर कई सारे अस्पताल बने, हमें तो गर्व है और हम चुनौती देते हैं आपको। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कितने अस्पताल बनाए? यही नेहरू गांधी के नाम पर जो अस्पताल बने हुए हैं ना, इन पर जितने लोग हैं आज अपना जीवन बचा पा रहे हैं। आप तो उन अस्पतालों में लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं, ये आपने किया। हम 5 राज्यों में हार गए साहब, आप कितने में हारे हैं? हमने तो एक राज्य में सरकार बनाई है, आपकी सरकार को पलटा है एडीएम की, लेकिन वो सरकार जो डबल इंजन का नारा लेके गई थी, जो बंगाल में 200 पार की बात कर रही थी, आप लोग 80 पार नहीं कर पाए वहां पर, 100 पार नहीं कर पाए वहां पर। सरकार बनाने की तो बात छोड़िए, 3 राज्यों में आ रहे हैं आप 5 में से, और उसके बाद ऐसा गर्व, ऐसा घमंड। डबल इंजन की सरकार ये है आपकी कि जहां जहां डबल इंजन है वहां डबल इंजन के नाम पर लोग शमशानों में खड़े हुए हैं। मोदी वैक्सीन, मोदी जी के नाम का वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, ये किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि मोदी जी ने वैक्सीन बना दी है, मोदी जी ने कमाल कर दिया है। जबकि सब लोग जानते हैं कि जो वैक्सीन होता है साइंटिस्ट बनाते हैं और WHO 3 फेज के परीक्षण के बाद उसको अनुमति देता है। तो यदि आप बिना परीक्षण की अनुमति देंगे और कहेंगे मोदी जी ने बनाई है, तो कौन सवाल नहीं उठाएगा? पूरी दुनिया के लोग सवाल उठाएंगे। 7,000 मेट्रिक टन की जो प्रोडक्शन है हमारे देश में होती है, बिल्कुल सही आंकड़ा आपने दिया। लेकिन जब ऐसी अवस्था आई कि ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है इसको मेडिकल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आपने किया क्यों नहीं? थक हार कर जब विपक्ष ने ऐसी मीडिया ने मिलकर के ऐसी अवस्थाओं को आपको बताया जिसमें कि लोग मर रहे थे, तब जाके आपने ये डायरेक्टिव दिया कि 7,000 मेट्रिक टन है। ये देश के जो 40 PSUs द्वारा बनाया जाता है, जिनको कि आप लोग बेचने में लगे हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने में लगे हैं, इसको जब ट्रांसफर किया जाए मेडिकल यूज के लिए, तब भी आपने 2500 मेट्रिक टन इंडस्ट्रीज के उपयोग के लिए रखा। आज भी आपकी प्राथमिकता उद्योग और उद्योगपति हैं, ये नहीं कि पूरा 7,000 मेट्रिक टन आप जनता के लिए कहते। आपने कहा कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है। साहब पिछले साल ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, 1 साल का भजन गाते रहे आप लोग, 1 साल आप लोगों को IPL कराना था, 1 साल आप लोगों को कुंभ कराना था, और बंगाल में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना था कि मुझे जहां जहां तक देखो लोग नजर आ रहे हैं, उस समय आपको ये याद नहीं आया कि हमें सिलेंडर्स को प्रोक्योर करना है। बात दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन न मांगने पर रासुका लगाने वाले लोग हर जगह अपना टेररिज्म फैलाना चाहते हैं। ये जो 2.5 लाख मौतें आज देश में हुई है, ये प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है। शमशानों में जाकर के देखिए, आपको प्रमाणिक आंकड़ा पता चलेगा। रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से आंकड़ा आता है कि साहब केवल 95 लोग मरे हैं, एक शमशान में केवल 100 लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। प्रमाणिक आंकड़ा आप देते तो 1 मिलियन को हम कब के पार चले गए होते। ये कहा गया है विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है, इसकी जो पीक है वो 17 मई तक आएगी। तो 17 मई तक यदि हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाइए, तब जब जनता को आप पैसा दे सकें, जब जनता को आप फल सब्जियां दे सकें, डेयरी प्रोडक्ट दे सकें, दवाइयां दे सकें, ताकि उसको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं हो, तो आपकी विश्वगुरु सरकार, आपकी सुपर पावर सरकार, आपकी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सरकार जनता को ये सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती? इतने से प्रश्न का आपको जवाब देना है। आप आंकड़े ठीक करें, मुझे यकीन है आप यही घोषणा करेंगे कि जनता को आप ये सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर पहुंचाएंगे। बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? अश्विनी शाही जी। बहुत सी बातें हमारे मित्र ने कही और भ्रमित करने का भी, देश की जनता को भ्रमित करने का भी काम ये लोग कर ही रहे हैं। इनके नेता कर रहे हैं तो ये लोग भी करेंगे। पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब होगा। अब इन्होंने कहा कि एक सेंट्रल विस्टा पर इन्होंने कहा कि संविधान में लिखा हुआ है कि 800 सीट से ज्यादा नहीं होगी, 2026 में आएगा। तो 26 में आएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि संविधान में क्या इसके पहले संशोधन नहीं हुए हैं, और सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया है, ये मैं अपने मित्र कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं। कितनी बार कांग्रेस ने संशोधन किया है वो इतिहास है। और 26 में आएगा तो 28 में बनना नहीं शुरू होगा। अगर वो बन रहा है तो कोई गुनाह नहीं हो रहा है। दूसरा, 3 राज्यों का इन्होंने कहा कि चुनाव हारे हम। अच्छी बात है। तमिलनाडु में हम थे नहीं कभी, केरला में हम कभी थे नहीं, वहां पुडुचेरी में थे हम, इनकी सरकार को हराकर हम आए। एक
वो हो गया। और 3 पार्टी की जो है विधायक वाली सरकार 77 लोग आज हमारे हैं और इनके 44 से ये 0 हो गए हैं, वहां हमको हारा हुआ बता रहे हैं। ये है भ्रमित करने का लोगों का जो है बहुत बढ़िया मुलम्मा चढ़ाकर बोलने की चीज। तो हमको 3 राज्य में इन्होंने हारा हुआ बता दिया, लेकिन 44 से 0 हो गए वो नहीं बताया इन्होंने। इनके एक नेता है चिदम्बरम जी, आज इस आपदा के काल में वो कह रहे हैं कि जनता को सड़कों पर आना चाहिए। ये देखिए, हिंदुस्तान के संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या कि जनता सड़कों पर आएगी? जिस तरीके से जनता को बरगलाने का काम इनके बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक कर रहे हैं, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। काला दिन काला और काले वाक्य होंगे ये। उसके बाद आपको मैं चौथी चीज बताता हूं कि जनता जो है, हम लोग आंकड़े आपने दिया, अब आप आंकड़ों के साथ आ जाइए। हिंदुस्तान में हाइड्रोक्लोरोक्विन जब दिया गया है तो वहां खोल दिया गया। विश्व के लिए हमारे साथ जब कभी कुछ WHO के, कभी कुछ और अन्य संबंधों में हम लोग बंधे होते हैं। मिथुन जी, पूरा मैंने पहले भी कहा, आपकी सरकार हो जो कि ज्यादा रही है 56 सालों में, उसने भी बहुत सी संधियां की हैं। हमारी सरकार 6 साल से है, तब भी हम लोगों ने भी संधियां की हैं। एक कहीं प्राथमिकता होती है विश्व में एक परिवार की तरह एक दूसरे की मदद करने के लिए। तभी आज आपके दरवाजे पर रोज 4 जहाज उतर रहे हैं, चाहे पानी का जहाज हो, चाहे वो वायुसेना का जहाज हो। कभी क्रायोजेनिक टैंकर लेकर उतर रहा है, कभी सिलेंडर लेकर उतर रहा है, कभी वैक्सीन लेकर उतर रहा है। अगर हम किसी के काम में नहीं आएंगे तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। रही आप लोगों की बात, आप लोग, मैं मानता हूं, मैंने बहुत खुले मन से कहा पल्लवी जी, अगर हिंदुस्तान के अंदर ये विपक्ष के लोग हैं, हमसे कहेंगे, हम इनकी बात मानेंगे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारेंगे कि हाँ हमारे ही साथी हैं, हमारा ही परिवार है। इस मामले को ये लोग अंतरराष्ट्रीय पलट पर, चाइना से इन लोगों ने कौन सा गुप्त समझौता किया है, कौन सा चंदा लिया है जिसका वो कर्ज उतार रहे हैं। राहुल गांधी पकड़े गए थे टेंट में, वो उस समय उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। जवाब हिंदुस्तान से ये लोग मांगते हैं। उसी का आज जो है वुहान का नाम नहीं आया, मैंने पहले कहा, और अब हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने के लिए इनके नेता चिट्ठी लिखते हैं। आज वही लेसेंटे ने जो लिखा है, उसने कभी ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश के BHU को दिखाइए चमचमाता हुआ अस्पताल, हर चीज की अच्छाई है। आज जो है उसने ये बताना जरूरी समझा कि चिताएं जल रही हैं, और वही चीज इन्होंने बोला है कि देखिए शमशान में चिताएं जल रही हैं। आप हमसे कहिए, हमें कोई गुरेज नहीं है मानने में, लेकिन अगर विश्व के सामने आप शर्मिंदा करेंगे। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा पल्लवी जी। बंगाल में शासक, विदेशी शासक आए, उनके पास 3000 की सेना थी और 30,000 की सेना जो है वहां के राजा के पास थी। 30,000 लोग थे वहां। उस राजा को पकड़कर वहां पर चौराहों पर 3000 लोगों ने घुमाया था और वो 30,000 खड़े होकर ताली बजा रहे थे। उसके बाद वहां पर विदेशियों आक्रांताओं का शासन हुआ बंगाल में। वही ये लोग हैं, ये लोग जो है कहते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, आंदोलन लड़े थे। आज वही ये 30,000 ताली बजाने वाले लोग हैं कि 3000 आक्रांता अगर विदेशी कोई आ रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठा रहा है, अरे भाई आप हमसे लड़िए। 24 घंटा राहुल गांधी मोदी जी से लड़े, उनके बोलने से तूफान आता था, जलजला आता था सदन में, वो सब खत्म हो गया। तो अब एक ट्वीट करने की बात है, ट्वीट करते हैं। क्या कर दिया इन लोगों ने? कांग्रेस ने क्या किया? एक टैंकर छत्तीसगढ़ से चला लखनऊ के लिए। भूपेश बघेल जी वहां हरी झंडी दिखा रहे हैं। लखनऊ में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके वहां पहुंच गए एक टैंकर लेकर। वो भी पहुंचा कहां? एक प्राइवेट अस्पताल में। अरे भाई, अगर आपको ऑक्सीजन देना था तो किसी छोटे अस्पताल को देते, किसी सरकारी अस्पताल को देते जहां आम जन का इलाज हो रहा है। और मेदांता जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद ये लोग उसको जो है प्रोपेगेंडा फैलाकर कि एक टैंकर, उसके अलावा कुछ बता दे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई काम किया हो तो मैं कहूं जो काम कर रही है सरकार कर रही है। पल्लवी जी, प्रियंका गांधी ने भी भेजा था सर उत्तर प्रदेश के लिए, भूल गए आप? वही एक टैंकर पल्लवी जी मैं कह रहा हूँ। वहां पर भूपेश बघेल ने दिखाया, यहाँ प्रियंका गांधी का नाम हुआ। अच्छा। एक टैंकर, सिर्फ एक टैंकर जी। बताइए मिथुन सिंह अहिरवार जी, वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या अपना योगदान दिया, वो भी थोड़ा बता दें। कांग्रेस का ये योगदान है, अगर मैं इनको बताऊंगा और अगर ये मान जाए तो आप बताइएगा। प्रियंका गांधी जी से शुरू करते हैं। उन्होंने टैंकर ले लिया, उस टैंकर को लेकर के ये जितनी मजम्मत कर रहे हैं उतनी
सऊदी से टैंकर लेने में इन्होंने नहीं की। सऊदी अरेबिया से जो ऑक्सीजन का टैंकर आया उस पर रिलायंस के स्टिकर लगा के जरूर इन्होंने बांट दिया, उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि कहीं एक टैंकर भेजती है तो इनको बड़ी आपत्ति होती है। उत्तर प्रदेश की जनता सुन ले। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने जो किया है ना साहब, उसकी वजह से न्यूजीलैंड की सरकार यूथ कांग्रेस से मदद मांगती है, उन्हें आपकी सरकार पर यकीन नहीं है। हमने ये किया, हमने ये किया। आपने कहा साहब हम लोग चुनाव कैसे हार गए, हम तो केरल में थे नहीं, ये नहीं। आप बंगाल में थे क्या? तो बंगाल का गाना काहे को गा रहे हैं कि हम बंगाल में आ गए, क्योंकि थे तो आप वहां भी नहीं। और आप उत्तर प्रदेश में तो हैं। पंचायत चुनाव कैसे हार गए आप लोग? आप लोग अयोध्या हार गए, आप लोग वाराणसी हार गए, आप लोग आपके घरों में हार गए। ये कैसे हो गया, यदि चुनाव ही किसी चीज का परिणाम है तो? बात दरअसल ये है कि आपने जो बात कही थी कि हम लोग भ्रमित कर रहे हैं, आपके एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के नरेंद्र झा साहब, उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता होकर के कह रहे हैं कि साहब योगी जी से समझ नहीं रहा है। ये उन्होंने बात की। आपने कहा संशोधन कर दिए, देश में बड़े संशोधन हुए हैं ना। आपदा के समय कौन सा संशोधन हुआ है? आपदा के समय हमारी जिम्मेदारी होती है, जब एक पैंडेमिक डिक्लेयर हो जाता है तो पैंडेमिक एक्ट के अनुसार पैंडेमिक हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, महल बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं होती। संविधान की अच्छी जानकारी है आपको, बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन यह संशोधन कभी नहीं हुआ कि देश के लोग मर रहे होंगे और हम जाके अपना महल बना रहे होंगे, देश जल रहा होगा, नीरू बंसी बजा रहा होगा। इस तरीके के संशोधन ना हुए हैं, और अगर होंगे भी तो असंवैधानिक होंगे। आपने कहा सड़कों पर उतर जाए जनता, ये कौन सा संविधान है? यही संविधान है कि जब सरकार काम नहीं करती है, अकर्मण्यता सामने आती है, सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं होती, तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। शायद ये लोकतंत्र की जो मूल्य है, आप इसको इस पर यकीन नहीं करते और डिक्टेटरशिप आप देश में लागू करना चाहते हैं। आप लोग WHO के संबंध से बने हुए, बहुत ज्ञान की बात कही आपने, पूरी जनता को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। हम लोग WHO से बंधे हुए हैं, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से बंधे हुए हैं। और जब अमेरिका WHO की फंडिंग बंद करता है, जब अमेरिका WHO को पैसा देना बंद कर देता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जाकर के वहां अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे करके आते हैं। ये कौन से विश्व संबंध है जिनको हम निभा रहे हैं? इस बात को भी आपको जनता को बताना चाहिए। समझ आपसे है नहीं रहा, आपको केवल लफाजी करनी होती है। राष्ट्रवाद पे आ जाइए, हिंदुत्व पे आ जाइए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई मर रहा है तो हिंदू समाज का आदमी मर रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई लाइन में खड़ा हुआ है तो हिंदू समाज का आदमी है। इस देश में सबसे ज्यादा गरीबी आज किसी पर आई है तो हिंदू समाज के लोगों पर आई। इस देश में CMI ने कहा है कि अप्रैल में 75 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो वो हिंदू हुआ है। बताइए हिंदुओं की पैरोकार पार्टी क्या कर रहे हैं? हिंदुओं को कितना पैसा दिया आपने? तो बात दरअसल ये है कि जब पैंडेमिक आता है, ऐसे तो आप लफाजी देंगे 7 साल, जब सरकार की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, आप आसानी से जीत गए। अब जब 7 साल में पहली बार जनता को सरकार की जरूरत पड़ी है, तब आप फेल हो गए। पूरी दुनिया अगर आप पर थू कर रही है, आपकी पार्टी पर, तो अब आपको घबराहट होती है कि साहब हमारे खिलाफ क्यों बोला जा रहा है? क्यों नहीं बोलेगा कोई? जब कोई प्रतिक्रिया होती है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व की तरफ से प्रतिक्रिया आती है नहीं किसी घटना पर। जब आतंकवाद होता है तो भारत अपना पक्ष देता है कि नहीं? तो जब भारत में रोज मौतें हो रही हैं तो दुनिया भर के लोग क्यों नहीं अपना पक्ष देंगे? आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप लोग टॉलरेंस रखें। और नहीं बन रहा है काम तो ये अपने संगठन में बताइए RSS को कि भैया मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको चुनाव से फुर्सत नहीं है, तब जाकर के शायद कुछ बदलाव होगा। चलिए मिथुन जी, आप भी थोड़ा सा उनको सहायता दे दीजिए। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगी कि विपक्षी पार्टी हैं आप, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो आप भी उनका सहयोग करें ताकि मिलजुल कर इस संकट की घड़ी से लड़ा जा सके। तभी जाकर हम आने वाले समय में कुछ अच्छा देख पाएंगे। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के एक ट्वीट पर इस समय बवाल मचा हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया है कि देश को प्रधानमंत्री आवास नहीं सांस चाहिए। सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर इस पैंडेमिक की घड़ी में भी ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है और इस पर काम लगातार क्यों जारी है। देखने वाली बात रहेगी कि इस मसले पर राजनीति कितनी आगे तक जाती है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनौन
इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस अस्थान ते एक पवित्र खूह है उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ला के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान ते होया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ सतगुरु जी ਦੀ चौंकी ਦੇ पावे किरपान संख साहब जो सतगुरु जी ਦੀਆਂ इतिहासक निशानियां ने। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे